बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज रिलेटेड टू द circular motion. As you know that we are dealing with the two-dimensional motion, and this is the second case study of the two-dimensional motion. It is known as circular motion. तो आज हम उस लेक्चर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। So this topic is related to our course fundamentals of mechanics, जो हम लास्ट लेक्चर से काफी से पढ़ रहे हैं। It is the fundamentals of mechanics for the BS Orthotics and Prosthetics semester first morning for the semester fall 2021. In the next lecture, we have discussed about the projectile motion. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में पढ़ा था और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को कंप्यूट किया था इन द फॉर्म कि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज कैसे निकाल सकते हैं, हाइट कैसे निकाल सकते हैं एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं, और इसके टोटल फार्मूलाज कंप्यूट करने का तरीकाकार भी देखा था, उनकी डेरिवेशन भी देखी थी, और फर्दर जो है उनके रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन सी चीजें कंप्यूट कर सकते हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कशन की थी। आज का जो लेक्चर होगा इट विल एक्सप्लेन अबाउट दी सर्कुलर मोशन। आपके पास जो सर्कुलर मोशन है वो किस तरह की होती है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडली, इट विल आल्सो एक्सप्लेन दी अदर टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को किस बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं, हम वो भी स्टडी करेंगे। देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि आपने किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। So let's start with the circular motion. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, you are watching some periodical motion just like the shark is rotating around this man, और ये इस आइलैंड के करीब घूमती जा रही है, तो it's basically turning um, round and round, and this particular circular path which is adopted by the shark is basically the circular motion of the shark. तो ये उसकी circular motion है और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सिमिलरली अगर हम अपने पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो दिस पेंसिल इज आल्सो गोइंग थ्रू अ सर्कुलर मोशन, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन कर रही है। इन द सेम वे कोई बॉडी जो है द रेड किसी भी रेड पॉइंट के गिर्द एक बॉडी अपनी डायनेमिक्स शो कर रही है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बॉडी periodically अपने आप को मूव करवा रही है इन द सर्कुलर पाथ। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। विद इन दीज एग्जांपल हम इन एग्जांपल के साथ ये कह सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कि द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई मोशन सर्कुलर पाथ में होगी, either you have a shark, either you have a pencil, either you have a point, or either you have a, you can say the planet or anything else, तो आपके पास the motion of the object will be called as the circular motion। तो इसको हम circular motion कह सकते हैं। इसमें जो गौरतलब बात है कि ऑब्वियसली इन सब मोशन के अंदर किसी ने सर्कल के फॉर्म में रहना है। इट्स मीन एवरीथिंग इज कॉमन, बट ये हो सकता है कि किसी की स्पीड जो है वो वेरी करती है और किसी की स्पीड एक जैसी रहती हो। अगर तो इस तरह की सिचुएशन हो जिसके अंदर आपके पास स्पीड वेरी करती है या फिर स्पीड एक जैसी रहती है, तब हम सर्कुलर मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज फॉर द केस व्हेन यू हैव अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होगी जिसके अंदर आपके पास जो स्पीड है इट रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होगी जिसके सर्कुलर मोशन वो होगी जिसके अंदर आपके पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती। सो इन दिस वे यू कैन एस्टिमेट दैट आइदर यू द बॉडी इज गोइंग थ्रू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन और इट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द स्पीड जो आपके पास किसी भी बॉडी की बनती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा हमारी जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव करता है उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है, वो आपके पास वेरी करती रहती है स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगी, व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब किसी पार्टिकल की जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रहती है और वो मूव करता है सर्कल के अंदर, तो इट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एज यू कैन सी है, अगर आप एक बॉल को पकड़े और उसको स्ट्रिंग से बांध के एक जैसी स्पीड के साथ घुमाएंगे तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
एज़ यू कैन सी हियर कि इसके अंदर आप देखें तो आपके पास ये टॉप व्यू के अंदर कि ये एग्ज़ैक्टली एक सर्कुलर पाथ बन रहा है और अगर आपकी रोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक टूटती है, तो आपका जो बॉडी है, जो सर्कुलर पाथ में मूव करता होता है, वो हमेशा इस सर्कुलर पाथ से एस्केप करते हुए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेगा और वो जो टेंजेंट लाइन होगी, इट विल विल एसोसिएट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर हम वेलोसिटी की बात नहीं करते बल्कि स्पीड की बात करते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट स्पीड नॉट वेलोसिटी, याद रखिएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जो होती है वो क्या होती रहती है, चेंज हो सकती है। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे आपके पास दो एरोज जो है वो शो करवाए गए हैं। एक एरो जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियल फॉर्म और दूसरा एरो जो है वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनने वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑरेंज वाला एरो है उसकी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन जो है वो क्या करती जा रही है, वेरी करती जा रही है और वो हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। यू कैन सी हियर कि जैसा कि मैं अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करूँ टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, तो हर एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हर एक जो लाइन है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन देती है एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर थोड़ा सा समझें कि टेंजेंट क्या है तो इफ यू हैव अ कर्व और कर्व के दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो आपकी लाइन इस कर्व को इस तरह से टच करती हुई गुजरे कि दोनों पॉइंट जो है यूं हो जैसे एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज अ टेंजेंट लाइन। तो दिस इज द टेंजेंट ऑफ दैट। तो ये अगर आप गौर करें तो हर एक पॉइंट के ऊपर इसी तरह से उन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। ये काम आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप दो पेंसिल्स हैं और उनकी जो टिप वाली पेंसिल है वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रखते और उनको आप सर्कुलर फॉर्म में घुमाना शुरू करें तो आपको अंदाजा होगा कि जो अपर वाली पेंसिल है उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करना शुरू करती है, रोटेट होती है और साथ साथ वो वेरी होती है। सो दिस कंटिन्यूअसली वेरिंग पार्ट और ये ऑरेंज कलर का जो ये पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, इट इज गिविंग अस the direction of velocity and the velocity is continuously changing. So that's why अगर आपके पास velocity change करती है with respect to time तो हम क्या निकाल सकते हैं, acceleration निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है वो acceleration भी निकाला जा सकता है। और अगर किसी बॉडी को आप सेंटर में रखते हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग दैट मूविंग अ बॉडी इन सर्कुलर फॉर्म, सो इट्स मीन देयर इज अ फोर्स और उस फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड एक्सेलरेशन है वो निकाला जा सकता है। तो डायरेक्टेड टू द सेंटर है। एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके पास ये जो वेलोसिटी है वो आपके पास टेंजेंट है, जबकि आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास किधर को जी, इनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर है। और अगर गौर करें तो इस रेड वाला एरो जो है वो आपको दिखा रहा है फोर्स की वैल्यू, जबकि ए ग्रीन कलर के अंदर जो ए है वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है। तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों ही इनवर्ड है, जबकि जो वेलोसिटी है वो इस सर्कुलर पाथ के क्या है, वो टेंजेंट है। तो इन सारी डायनामिक्स के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं कि जैसे-जैसे वेलोसिटी चेंज होती है वैसे-वैसे फोर्स जो है वो इनवर्ड ही रहती है और एक्सेलरेशन भी इनवर्ड रहता है। तो ये किस तरह से हो सकता है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये इनवर्ड है और किस तरह से होगा? तो इसके लिए आइए हम थोड़ी-सी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट ऑन द सर्कुलर पाथ, तो आपका जो एक्सेलरेशन है जैसे कि पिछले डायनामिक्स में दिखाया गया है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो ये किस तरह से हो सकता है, यू कैन डू अ सिंपल मैथमेटिकल you can say a calculation and trigonometric relations इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू हैव अ टू वेलोसिटी, अगर आपके पास एक पहली वेलोसिटी है v1 और ये v2 है, तो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश की हुई है कि आपके पास ये v1 वेलोसिटी है और ये वाली आपके पास क्या है, जो v2 वेलोसिटी है। इसका वेक्टर आपके पास फॉर एग्जांपल दिस वन है और इसका वेक्टर आपके पास क्या है, इसके ऊपर टेंजेंट है। तो ये दोनों v2 v1 जो है वो टेंजेंट आपके पास वेलोसिटी है जो इस सर्कुलर पाथ पे क्या है, टेंजेंट है।
अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर क्या किया जा सकते हैं, ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के एग्ज़ैक्टली ऐसे ही इस जगह रख दिया और इस वेक्टर को उठा के हमने एग्ज़ैक्टली ऐसे ही परे जाके लेके, तो आपने वेक्टर को ट्रांसलेट कर दिया। आपने पढ़ा था वेक्टर ऑपरेशंस के अंदर कि हम एक वेक्टर को दूसरी जगह वेक्टर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि इसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। अगर आप गौर करें तो V2 की डायरेक्शन वही है जो यहाँ पे थी। They are parallel. In the same way, the V1 and the V1 जो यहाँ पे ट्रांसलेट करके ले जाया गया है, it also has the same magnitude. तो उस वाले से इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे सेम है। So you can compute that the overall change जो है वो बॉडी की कैसे रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर आप देखें तो ये P पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट के तौर पे हमने फर्ज कर लिया, ये Q कर लिया और ये R। तो वी हैव अ PQR टाइप ट्रायंगल और उसके अंदर आपके पास ये V2 साइड है, एक V1 साइड है और ये वाली जो है अननोन साइड है, तो इसको हमने डेल्टा V कह दिया। सो आप देख सकते हैं कि अगर हेड टू टेल रूल लगाया जाए तो आपके पास क्या होता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए और वो इनिशियल पहले वेक्टर से लेकर दूसरे वेक्टर के एंड तक जाता है। तो अगर आप गौर करें तो V1 विल बी V2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर और वो बराबर होगा V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। तो अगर आप इनको रीअरेंज करें तो वी विल हैव द सेम इक्वेशन कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी और ये चेंज इन वेलोसिटी किधर को है जी, इट्स डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये एक बात क्लियर हो जाती है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर करती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम वेलोसिटी ट्रायंगल की बजाय अगर हम रेडियल फॉर्म में देखें, जो बड़े वाले ट्रायंगल है दैट इज द एबीसी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी बॉडी ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है और इस डिस्टेंस को हम कॉर्ड लेंथ बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में। तो और ये आपने भी पढ़ा होगा कि इस कॉर्ड लेंथ को निकालने का तरीका होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो उस वाले से आपके पास क्या है, इफ यू हैव अ डेल्टा एस देन इट्स मीन आर इज कांस्टेंट देन दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो उस वाले से डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा आ जाएगा और उस वाले से आपके पास क्या हो जाएगा, आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात तो इस हिस्से के अंदर कंफर्म हो जाती है कि यस आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किधर पे रहती है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो अगर चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होगा, वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। बट अगर आप एग्जैक्टली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल तो ली है हमने, बट अगर आप उसका एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह से निकाली जा सकती है। सो यू कैन सी हियर in this example we have two triangles for this one. As you can see, this is the SR and R wali example hai. This is the equilateral triangle and similarly we have another equilateral triangle. Suppose that कि हमारे पास जो V1 था ये था और हमने इसकी मैग्नीट्यूड ले ली है, ये V2 है, ये भी इसकी मैग्नीट्यूड है। तो अभी हमने कहा कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी वो स्पीड हो जाएगी और स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेम होती है, तो इस वाले से इसकी साइड और इसकी साइड बराबर है, सिमिलरली इसकी और इसकी साइड भी बराबर है। तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली वी कैन हैव हियर डेल्टा v थीटा इज इक्वल टू v1 एंड v2। तो उस वाले से थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, तो s इज इक्वल टू v डेल्टा t आ जाएगा और ये आपके पास r आ जाएगा। s इज इक्वल टू vt वाली डेफिनेशन से हमने क्या किया, v डेल्टा t निकाल दिया। ये वो टाइम होगा जिसके अंदर आपके पास क्या है, डेल्टा t टाइम के अंदर आपके पास ये बॉडी ने टाइम को कवर किया है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो ये थीटा आपने निकाल दिया, s इज इक्वल टू r थीटा बाय फॉर्म। तो आपके पास जो थीटा है इस एंगल के साथ वो बिकम्स हो जाता है डेल्टा v ओवर डेल्टा v। तो उस हवाले से ये दोनों डेफिनेशन जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको थीटा मिल रहा है, यहाँ से आपके पास क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू v डेल्टा t ओवर r है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं जस्ट लाइक आप राइटिंग है v डेल्टा t ओवर r इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर r। तो आप इन दोनों को रीअरेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली यू विल गेट हियर डेल्टा v और t एंड डेल्टा, सॉरी दिस इज नॉट द v, दिस v। तो उस हवाले से ये आपके पास v आ जाएगा।
तो ये v और ये v उधर चला जाएगा और ये डेल्टा t इधर आ जाएगा. So you have at the end delta v over delta t is equal to v v v square over r. So you have here the centripetal acceleration a. by definition delta v over delta t is equal to a होता है, तो उस वाले से ये centripetal acceleration और delta v over delta t is equal to v square over r हो जाएगा. So here we have added another word that is called the centripetal. It's mean centri means center and petal means seeking. तो ये ऐसा acceleration हो जाएगा जो center को seek करता है, तो it is called the center seeking acceleration. तो ये आपके पास सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन कहलाता है और ये आपके पास इसके मुताबिक होगा. Similarly, we can also put the value here कि आपके पास जो स्पीड है s is equal to vt है and this is equal to 2 pi over r over t. तो अगर टाइम जो है वो आपका टाइम पीरियड हो कंप्लीट तो ये 2 pi r over t के हिसाब से भी लिखा जा सकता है. So we will get here 2 pi r over t speed s is equal to vt. तो अगर आप उनको रेंज करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डी ओवर टी 2 पाई आर ओवर टी आ जाएगा. अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें तो इसके अंदर आप v की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और वो एक कंप्लीट रोटेशन करती है तो देन द टोटल डिस्टेंस द स्पीड होगी s इज इक्वल टू vt वाले फॉर्मूले के मुताबिक इट विल बिकम दैट v is equal to the complete distance covered by a complete rotation of the time. It is taken as the time period. तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम चाहिए होता है इट इज कॉल्ड टाइम कैपिटल टी. तो ये वाली वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी. वी हैव हियर 2 पाई आर ओवर टी कैपिटल टी एंड ओवर आर. तो वी हैव 4 पाई आर स्क्वायर आर और उस वाले से आपके पास ये क्या आ जाएगा, सिंपली 2 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा एंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ आ जाएगा. तो इस सेंस के अंदर आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिखा जा सकता है. सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं और वो वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर आ जाएगा. याद रखिएगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास ये गिवन है. टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. सो वी हैव है 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये तो है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर इसी तरह से अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो याद रखिएगा व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. एंड यू कैन सी हियर वी हैव डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन फिगर्स है अपना रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. अगर आप ये देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. जबकि अगर आपकी कोई गाड़ी जो है वो स्पीड अप हो रही है या स्पीड डाउन हो रही है तो ये कौन सा सर्कुलर एक्सेलरेशन होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन होगा और आपका जो एंगल होगा इट विल लेस देन 90 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है अगर आपकी गाड़ी स्पीड अप हो रही है तो दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री और अगर आपकी गाड़ी जो है वो स्लो डाउन होती है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है. देखिए ये बात भी इसमें से देख सकते हैं. दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है. इट्स ओनली अ रेडियल पार्ट. ये रेडियस की वजह से हम इसको कौन सा कहते हैं, इट्स ओनली द रेडियल पार्ट हो गया. तो ये रेडियल कंपोनेंट है और ये रेडियल फॉर्म के अंदर ही रिप्रेजेंट किया गया है. इट इज कॉल्ड दी एसी और ए आर. कुछ लोग एसी लिखते हैं, कुछ लोग जो है वो ए आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको. सो इट्स ओनली द रेडियल पार्ट. But in this case, we have two components for this one. This is the for the case of radial component, and this is the tangential because this is the velocity वाला component है. velocity tangent होती है circular path के, तो ये दो component बन जाते हैं AT and AR. तो ये आपके पास जो total resultant acceleration है
वो AT कंपोनेंट और AR कंपोनेंट पे डिपेंड होना शुरू हो गया। सो इट्स मीन वी हैव AT कंपोनेंट, AR कंपोनेंट। और एक बात और याद रखिएगा कि आपका जो AT कंपोनेंट होता है, जब गाड़ी स्लो डाउन हो रही होती है तो वो वेलोसिटी के क्या होता है, 180 डिग्री पे होता है। यू कैन सी हियर इन दिस फिगर आल्सो कि ये 180 डिग्री पे है, तो इस वजह से आपके पास, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास ये स्लोइंग डाउन वाला एक्सेलरेशन है। तो इनकी वैल्यूज कैसे कंप्यूट की जा सकती है? वेरी सिंपल। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in non-uniform circular motion, there is a component of the acceleration that is parallel to the instantaneous velocity, and this is component A parallel. We discussed in section 3. ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स से लिया गया है इसका पैच, तो वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। Here we call this component as tangential component, and we have now the tangential component of acceleration is equal to the rate of change of speed. तो रेडियल कंपोनेंट तो वही का वही रहेगा v स्क्वायर ओवर r, जबकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इट विल बी द d v magnitude over dt आ जाएगा। तो दिस विल बिकम द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपकी स्पीड जो है वो वेरी नहीं कर रही होगी तो इट विल बिकम जीरो, अदरवाइज ये नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होने की वजह से ये ऑब्वियसली ये दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। द ओवरऑल एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, एक है जी आपके पास रेडियल टेंजेंशियल वाला और एक आपके पास क्या रेडियल कंपोनेंट है। तो ए टी डी वी ओवर डी टी के फॉर्म में है, ए आर वी के फॉर्म के। तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? नेट एक्सेलरेशन जो है वो ए आर स्केयर प्लस वी टी स्केयर के बराबर है। सो यू हैव द टोटल एक्सेलरेशन एज वी स्केयर ओवर आर होल स्केयर प्लस डी वी ओवर डी टी होल स्केयर के फॉर्म में आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग और डेसेलरेटिंग बॉडीज के सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह या एक्सेलरेशन या फिर इसकी डायनेमिक्स को स्टडी करने का कहा जाए, तो फिर इसके मुताबिक फिर हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन इन थ्री डायमेंशन। पोजीशन के ऊपर बात करेंगे कि हम थ्री डायमेंशन मोशन करती हुई बॉडी की पोजीशन को थ्री डी में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज वेल एज उसकी एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थ्री डायमेंशन के अंदर, और इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से थ्री डायमेंशन के अंदर डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन करें जूम मीटिंग के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप अपनी डिस्कशन और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफिज।